हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनंत भैया। तो बच्चों, अभी इससे पहले हम लोग ने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वन शॉट कंप्लीट कर लिया। आज हमारी बारी है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। उसको आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर का नाम ही है। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में, फिर बेस के बारे में करेंगे, फिर सॉल्ट के बारे में करेंगे। एसिड होते क्या हैं? सिंपली हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ आते हैं हमारे बाकी जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल वर्क में यूज़ आते हैं और घर पे भी उनका यूज़ होता है। ठीक, तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड क्या है, एसिड की डिफिनेशन क्या है। ठीक, तो देखो एसिड की डिफिनेशन ये कहती है कि देखो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सोर मतलब क्या होता है, खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इनका सब्सटेंस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। अब बोलेंगे सर कि ये एसिड तो बहुत खतरनाक होते हैं भाई, कि उससे अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो मतलब टेस्ट किए जीभी हमारी गायब होगी, ऐसा नहीं। ठीक, ये जो एसिड्स होते हैं ये डाइल्यूट होते हैं, ये हमें हार्मफुल नहीं होता है हमारे लिए। ठीक, और अगर हम लोग बात करें तो ये जो एसिड्स होते हैं ना, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं। ब्लू लिटमस मतलब एक लिटमस पेपर आता है जो कि इंडिकेटर होता है, जिसको हम लोग एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपको दो बॉल दे दिया जाए और उसमें एसिड दे दिया, एक में एसिड है एक में बेस है, बोला जाए कि आइडेंटिफाई करो कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, तो आप लोग लिटमस पेपर से ये पता कर सकते हैं कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया तो उसमें एसिड है, अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया तो वहाँ पे बेस है। और ये H+ आयन देते हैं, एसिड जो होते हैं क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब कि इनको अगर हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कौन सा आयन देंगे, H+ आयन देंगे। हमेशा सारे H+ आयन देने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। समझ आया? अगर एग्जाम्पल की बात करें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इतने की बात करते हैं। ठीक, एक्शन अगर इनको हम लोग क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें तो H+ आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। ठीक, तो उसी के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। बेस क्या होते हैं? बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। क्या होता है, बिटर। बिटर मतलब खट्टा, मतलब इनका अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये हमेशा खट्टा टेस्ट देते हैं, मतलब बिटर टेस्ट देते हैं। अब बात करेंगे कि सर बिटर टेस्ट हमें मिलेगा कहाँ। बेस जो है घर में भी मिल सकता है, घर में भी यूजेस होते हैं। जैसे कि सोप भी एक तरीके का क्या है, बेस है। ठीक, जो कि क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। और अगर हम लोग को बेस को आइडेंटिफाई करना तो क्या करेंगे, बेस जो होता है ना, अभी हमने बताया कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। ठीक, और एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी बेस अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। ये H पॉजिटिव देता है तो ये OH नेगेटिव आयन देता है। इसके एग्जांपल हम लोग यहाँ बात करेंगे, जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके बेस के। अगर इनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। इसी में एक टर्म आता है एल्कलीज। क्या आता है, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज जो होते हैं ना वो ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे कि एल्कलीज क्या होते हैं, दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे बेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है NaOH। NaOH क्या है, एक ऐसा बेस है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। हमारा एसिड बेस का टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक, देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स मतलब होते क्या है। ठीक, वो इंडिकेटर नहीं जो गाड़ी में लगा होता है, वो नहीं, ये दूसरे तरीके का इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर जो होता है ना, ये ना अलग अलग सब्सटेंस में अपना अलग अलग कलर और स्मेल को चेंज
करता है। इंडिकेटर एक ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि एसिड्स में उनका कलर कुछ और होगा और बेस में कलर कुछ और होगा, एसिड में स्मेल कुछ और होगी, बेस में स्मेल कुछ और होगी। मतलब सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी सबस्टांस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर। और इंडिकेटर जो होते हैं ना 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑलिफैक्टरी। देखो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल मतलब शब्द से समझ आ रहा है कि ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें नेचुरली ट्रीज से मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि टर्मरिक जो खाते हैं हल्दी, ठीक, वो भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। और बात करते हैं लिटमस की, लिटमस भी एक तरीके का क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि लेबोरेटरीज में केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि लेबोरेटरीज में केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके के इंडिकेटर को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि कौन कौन आ जाएंगे इसमें, मेथिल ऑरेंज आ जाएगा और फेनोल्फथलीन आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आया। अब बात करते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका अलग अलग सबस्टांस में, किसमें, अलग अलग सबस्टांस में अलग अलग अडर होती है। अडर मतलब स्मेल होती है, मतलब कि अगर ये एसिड में गए तो इनकी कुछ और स्मेल होगी और बेस में गए तो कुछ और स्मेल होगी। ऐसे सब इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अनियन, तो अनियन की एसिड में कुछ और स्मेल होती है, बेस में कुछ और स्मेल होती है। बात करें क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ठीक, इसकी भी स्मेल कुछ और होती है एसिड्स में और बेस में, और अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग अडर होती है। तो होप करता हूँ आपकी ये इंडिकेटर्स का टॉपिक क्लियर होगा। बच्चों हमारा इंडिकेटर्स वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, मुझे लग रहा है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑफ एसिड विद बेस। मतलब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। तो इसमें एसिड और बेस के साथ क्या क्या रिएक्शन होती हैं, सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे। तो जब भी हम लोग मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एसिड ले लिया हमने, ठीक, एसिड प्लस मेटल, तो हमें ध्यान देना हमेशा सॉल्ट प्रिपेयर होता है और हाइड्रोजन गैस क्या बनती है, सॉल्ट प्रिपेयर होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वही बात करें बेस के साथ, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, ठीक, तो यहाँ पे भी सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक। इतना समझ आया, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग बात करते हैं इसका केमिकल, अब इसको हम केमिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन में बताया था ना, ये हमारा, इसको हम लोग इसमें केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग एसिड में हम लोग ले लिया HCl, मेटल में ले लिया Na, सोडियम ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस, और NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है, NaCl हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट है, फिर और हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज होते हुए दिख रही है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेस की। बेस में हम लोग बात करें NaOH ले लिए, क्या ले लिए, NaOH, और मेटल के नाम पे हम लोग यहाँ पे जिंक ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहाँ भी रिलीज होगी। और जब हम लोग बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो फिर भी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2 और एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस विद रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर ही। अब हम लोग क्या करेंगे, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे, ठीक। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर हमें क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, प्लस वाटर मिलता है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो एग्जांपल में जैसे अगर हम लोग ने HCl लिया, क्या ले लिया, HCl, और सोडियम कार्बोनेट से
इसका रिएक्शन करा दिया तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। सॉल्ट में क्या मिलेगा हमें, NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक, ये मिल जाएगा, प्लस CO2 गैस मिल जाएगी, प्लस H2, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक। अब बात करते हैं, अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन तो करा लिए एसिड के साथ, हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम लोग एसिड बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें सॉल्ट, प्रोडक्ट के तौर पे सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। जैसे कि HCl प्लस Na2CO3, यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट में ना क्या होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बन भी बोल सकते हैं या फिर बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में क्या होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, बस यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन, ठीक। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमें तब भी NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इतना मेटल कार्बोनेट का और मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड का रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे कि देखो अगर हम लोग CO2 का टेस्ट भी इसी के थ्रू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के हम लोग CO2 का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लाइम वाटर के अंदर CO2 को पास कराते हैं, किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर हम लोग CO2 को पास कराते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर अगर मिल्की टर्न हो गया, कैसे मिल्की टर्न हो गया तो वहाँ पे CO2 का टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। और अगर एक्सेस ऑफ CO2 आ गया, वहाँ पे कैसे आ गया, एक्सेस ऑफ CO2 आ गया तो जो लाइम वाटर की मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। जैसे कि हम लोग लेते हैं CaOH2 प्लस CO2 तो हमें यहाँ क्या मिलता है, मेटल कार्बोनेट मिलता है, प्लस यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक। और ये जो लाइम वाटर पास कराने पे, लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने में लाइम वाटर जो है मिल्की अगर टर्न हो गया तो हमारा CO2 की प्रेजेंस पता चल जाती है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 थ्रू इट, ठीक। अगर हम लोग क्या करते हैं, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिल जाता है, जिससे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर के थ्रू पास कराई जाती है तो वहाँ पे वो मिल्की टर्न हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि CO2 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। बच्चों चलिए हम लोग आगे हम बात करते हैं। अभी हम लोग ने मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखा था, लाइम वाटर टेस्ट देखा था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ ईच अदर। रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में कैसे करवाते हैं। उससे पहले एक नोट पॉइंट ये देख लो कि हम लोग ने एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कराया था, लेकिन बेस का क्यों नहीं कराया, क्योंकि बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देते। ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बेसिस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। अब वही रह गई बात, अब हम लोग बात आते हैं एसिड्स की। तो एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देते हैं। अब बात करते हैं एसिड बेस का एक साथ रिएक्शन करना क्या कहलाता है। एसिड बेस जो होते हैं ना, अगर एक साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड बेस एक साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो उसका एक कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। जैसे कि एसिड प्लस बेस मिलता है तो वो हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग HCl का रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर। हमें क्या मिलेगा, HCl का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ कराते हैं तो हमें NaCl प्लस वाटर, मतलब कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराए तो हमें NaCl सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ये ध्यान रखें, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ कराएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। ये मत सुनना मेटालिक ऑक्साइड है तो वो नेचर में एसिडिक होंगे, नहीं। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे कि MgO, ZnO, ठीक। अब हम लोग इसके रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट
प्लस वाटर। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक, यहाँ पे एक इसको कर लेना। ठीक, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग एक साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। मेटालिक ऑक्साइड जैसे ZnO ले लिया प्लस HCl ले लिया, तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग सॉल्ट इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस वाटर हमारा एज इट इज निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ। अभी हमने क्या किया था, मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराया था। हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड का किसके साथ कराएंगे, रिएक्शन बेस के साथ। ठीक, तो चलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड का अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर एज इट इज मिल जाता है। ठीक, अगर हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसको लेते हैं, जैसे CO2 ले लिया, ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो कि क्या है, एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये हमारा बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिल जाएगा। अगर हम लोग CO2 मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्साइड बेस के साथ कराते हैं तो हमें CO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस खत्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अदर टॉपिक के बारे में। ठीक, अदर टॉपिक क्या है, जैसे कि अगर हम लोग एसिड को क्या करते हैं, वाटर के सोल्यूशन में डालते हैं, तो हमें पता है अगर एसिड जो है वाटर के सोल्यूशन में जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में जाएगा, तो हमें H+ आयन देता है। क्या, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन द रिएक्शन विद वाटर। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी, अगर हम लोग क्या करते हैं एसिड्स को वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं तो हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो H+ आयन रहते हैं ना, इनको चुल रहती है। क्या रहती है, चुल रहती है, मतलब ये अकेले नहीं रह सकते। ये कैसे रह सकते, अकेले नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं, दोबारा जो वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस होता है वो क्या करते हैं, दोबारा वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग H+ आयन है, ठीक, ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर ही देता है। इसके अंदर चुल है, क्या बनाता है, H3O+ आयन। क्या बनाता है, H3 पॉजिटिव आयन, O+ पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब करता समझ में आया। ठीक, अब ये बात करते हैं बेस इन वाटर सोल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर हम लोग बेस को वाटर के सोल्यूशन मतलब एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयन मिलता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं ऐसे बेसिस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। और रह गई बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी हम लोग एसिड्स के अंदर वाटर को नहीं डालेंगे। एसिड के अंदर जैसे मान लो कि क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर एसिड रखा हुआ है, उसके अंदर अगर हम लोग को एसिड को डाइल्यूट करना है, एसिड को क्या करना है, डाइल्यूट करना है, तो उसके अंदर हाथ में हम लोग क्या करेंगे, वाटर नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एसिड के अंदर डायरेक्ट वाटर डालते हैं, एसिड के अंदर वाटर डालते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है, जो कि हमारे स्किन के लिए या हमारे किसी बॉडी पार्ट पे अगर लग जाए तो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो याद रखना, हमेशा हाथ में क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। हमेशा हम लोग वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर। हमेशा हाथ में क्या होना चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखना, एसिड होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। अब हम लोग चलते हैं नया टॉपिक यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। तो बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नया टॉपिक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अब बात करते हैं इस टॉपिक में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि बहुत सारे इंडिकेटर से मिला के बनाया जाता है। क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि बहुत सारे इंडिकेटर से मिला के बनाया जाता है, जो कि अलग अलग H+ आयन की कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर को शो करता है। किसको शो करता है, अलग अलग कलर को शो करता है। ठीक, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का, और ये शो करता है डिफरेंट कलर और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन का जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से ये कलर को शो करता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं pH स्केल। pH स्केल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक, pH स्केल क्या होता है,
पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिससे हम लोग किसी भी सबस्टांस की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी एसिड सबस्टांस की एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ठीक, ये पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है सोल्यूशन में उसको मेजर करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। कहाँ से? 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है, जिसमें जो 7 होता है ये एक तरीके का बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कि ये कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट है। अब देखो 7 pH जो है ना वो क्या है? हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। 7 pH से जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगी वो हमारी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग 7 pH से कम मतलब उसके बेलो हम लोग जाएंगे तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जितना कम वैल्यू रहेगी उतनी अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और अगर हम लोग इसके राइट साइड जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो pH 7 होता है, pH 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेस देन pH 7, लेस देन pH 7 जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का सबस्टांस होता है, एसिडिक नेचर। और मोर देन pH 7, कैसे? मोर देन pH 7 वो हमारा बेसिक नेचर का सबस्टांस होता है। तो आशा करता हूँ आपको पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर से बता देता हूँ, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। 7 pH जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। इससे अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और राइट की तरफ जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो बच्चे चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने नया टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो हमने जो अभी से पहले पीएच स्केल पढ़ा तो उसका कुछ यूज़ भी तो होना चाहिए, इसका कुछ यूज़ होना चाहिए, उसी को यूजेस को लेकर हम लोग आए। ठीक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला यूज ये है कि जो हमारा पीएच होता है स्टमक का, स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, उसका पीएच जो होता है 1 या 2 होता है। कितना होता है? 1 या 2 होता है। एक चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पीएच होता है हमारे, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे माउथ में टूथ डीके मतलब दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर हमारे जो रेन होती है, बारिश होती है, अगर उसकी जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए, कितने से कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक, और हमने सुना होगा कि जब चींटी बी स्टिंग मतलब कि मधुमक्खी जब काट लेती है तो वहाँ पे हमें बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मधुमक्खी या चींटी काट लेती है तो वहाँ पे वो क्या करती है? एसिड को लीव कर देती है, एसिड छोड़ देती है। तो उसी एसिड से हम लोग को क्या छुटकारा पाने के लिए, मतलब उससे दर्द से आराम लेने के लिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे क्या करते हैं? बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक, जिससे कि हमें रिलीफ मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अपने नए टॉपिक सॉल्ट पे चलते हैं। जो हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है? हमने एसिड और बेस को कंप्लीट कर लिया, हम लोग चलते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन करने से फॉर्म होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये एक कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक, देखो तो ये सॉल्ट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन सॉल्ट के बहुत सारे केमिकल फॉर्म होते हैं, जिसमें से पहले केमिकल फॉर्म को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसके फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका फॉर्मेशन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजेस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के थ्रू होता है। कैसे इलेक्ट्रोलिटिक? देखो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स को NaCl के सोल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक, जिसमें क्या करते हैं, फिर NaCl को सोल्यूशन को ब्राइन भी कहते हैं हम लोग। ठीक, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसकी वजह से NaOH का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्लोराइड Cl2 गैस भी निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इतना ध्यान रखना। अब ये इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन का केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 2 मोल ऑफ NaCl लिया, इसमें 2 मोल ऑफ वाटर डाला, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, Cl2 गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस भी
मिलेगी। इससे हमारा क्या फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके थ्रू, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड पास हुआ। अब बात करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स दिख तो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोड्स पे भी तो कुछ फॉर्म हुआ होगा। तो देखो एनोड, एनोड के पास हमेशा क्या होता है पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, एनोड के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के एनोड के पास निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, वाटर में क्या पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होगी। और बात करते हैं नियर कैथोड, कैथोड के पास क्या होगा, NaOH का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, NaOH सॉल्यूशन फॉर्म। किसका सॉल्यूशन फॉर्म होगा, NaOH का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब हम लोग बात करते हैं यूजेज। NaOH का अगर बन रहा है तो उसका कुछ यूजेज भी होगा। इसका यूजेज हम लोग करते हैं, इसमें फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है, क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो मिलती है उसको हम लोग फ्यूल के तरीके यूज करते हैं। किसके तरीके, किस लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। Cl2 गैस भी मिलती है, Cl2 गैस को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के ट्रीटमेंट, वाटर के, तो आपने सुना होगा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन डालते हैं, तो उसी Cl2 को हम लोग वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और रह गई बात, NaOH जो है वो डिक्रीजिंग, मतलब एक डिक्रीजिंग मटेरियल की तरह काम करता है। किसके लिए, मेटल के लिए, सोप्स के लिए और पेपर मेकिंग के लिए। और लास्ट पॉइंट ये रह गया हमारा, देखो जो Cl2 और NaOH का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लीच फैब्रिक की तरह काम करता है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा प्रिपरेशन और यूजेज हमने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट। आपको इस सेक्शन में एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटी सी गलती हो गई थी कि हमारे एनोड पे, इसमें एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक। तो बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। किसकी बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, वही ब्लीचिंग पाउडर जिसके लोग क्या करते हैं, घरों में सफाई के लिए यूज़ करते हैं या फिर कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है, इसका नेम क्या होता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, ये जो होता है ना, इसको जैसे कि हम लोग में क्या करते हैं, ड्राई स्लेट लाइन पे अगर हम लोग क्लोरीन गैस को, इसका फॉर्मेशन बता रहे हैं, अगर ड्राई स्लेट लाइन पे अगर हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मिलता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को, किस गैस को, क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेट लाइन पे, इस पे ड्राई स्लेट लाइन पे पास कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मिलता है। ठीक, ये रह गया इसका फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ठीक, तो इसका यूजेस इस चीज़ में होता है, कॉटन और लाइनन की ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन इंडस्ट्री में इसकी यूज़ होती है। ठीक, और वुड को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड एंड लास्ट थिंग, इसको हम लोग यूज़ करते हैं वाटर के डिसइंफेक्टिंग के लिए। इसके लिए वाटर के डिसइंफेक्टिंग करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमारा था सेकेंड केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग चलते हैं थर्ड केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट। बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट के चौथे फॉर्म की। ठीक, चौथा फॉर्म क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहते हैं किसे, जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक, जब भी, और इसके साथ हमें क्या, इसके बारे में एक चीज़ और हमें जाननी चाहिए कि ये क्या होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के अंदर डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो ये बात तो हो गई इसके फॉर्मेशन की। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। और बोराक्स के मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोडियम वॉशिंग सोडा की। इसकी बात करते हैं, वॉशिंग सोडा की। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस मिटाने के लिए, वाटर की परमानेंट हार्डनेस मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो अब हम, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक पीओपी की तरफ। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट के लास्ट फॉर्म, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जिसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट। क्या फार्मूला होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट
हेमी हाइड्रेट। जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड 2H2। ठीक, देखो जब भी हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। तो कितने पे, 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या करता है, अपना 1.5 मॉलिक्यूल रिड्यूस कर देता है, अपना क्या करता है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है, रिड्यूस कर देता है और POP बन जाता है। ये तो बात थी POP की, ये इसका फॉर्मेशन है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट अपना एक मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना एक मॉलिक्यूल हीट करने पे रिड्यूस करता है और खुद क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट H2O, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी सोडियम हेमीहाइड्रेट क्या करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और खुद POP में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक बात है, अगर हम इसी व्हाइट पाउडर के अंदर वाटर मिक्स कर दें तो दोबारा हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम। मतलब कि हमें अगर इसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को मिक्स कर दें तो दोबारा हमें हमारा जिप्सम मिल जाएगा। ठीक, यूजेस क्या है इसकी, इसको क्या करते हैं लोग, फ्रैक्चर बोन को रिपेयर करने, फ्रैक्चर बोन को सहारा देने के लिए यूज करते हैं। इसका लोग यूज करते हैं टॉयज बनाने के लिए और सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि आज खत्म हुआ। ये जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारा खत्म हुआ। और आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा वन शॉट वीडियो का, कमेंट में ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आपको आने वाले समय में मैथ, फिजिक्स के लेक्चर प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है। और आपको अप्रैल से मैथ के लेक्चर देने के लिए एक सर हैं जिनका नाम मैं भी रिवील नहीं करूँगा, वो लास्ट में आपको अप्रैल से आपको मैथ के लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे और फिजिक्स के लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोबारा कहता हूँ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया है।